Hi, good morning guys. Welcome to पांडु इंग्लिश एकेडमी. आई एम भागीरथ गोदारा. आज हम टेंस लर्न करना सीखेंगे. सबसे पहले हम टेंस क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, किस तरह से टेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है इसको पढ़ेंगे. उसके बाद में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज पढ़ेंगे. आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं. बिना कोई देरी के हम चलते हैं लेसन की तरफ. यस, सबसे पहला टेंस होता क्या है? वो डू यू मीन बाय टेंस? आपका टेंस से क्या मतलब है, इस बात को समझें. यदि इस परिभाषा को आप प्रॉपरली समझ लेते हैं तो आपको टेंस ही समझ में आ जाएगा इसी एक वर्ड के साथ में. यदि आप इसे समझ लेंगे तो आपको टेंस समझ में आ जाएगा. आपको किसी भी तरह की कोई भी बातचीत करने की जरूरत नहीं है. देखते हैं क्या होती है डेफिनेशन. टेंस इज दैट फॉर्म, ये ध्यान इसी वर्ड पे ध्यान दें, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब. टेंस क्रिया का वह रूप है, क्रिया का रूप. वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं. फर्स्ट फॉर्म से लेकर के वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं. तो इन 5 फॉर्मों, ये 5 फॉर्म ही वर्ब है. ध्यान दें, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच, ये जो वर्ब की फॉर्म है जो शोज नॉट ओनली टाइम ऑफ एक्शन, ये 5 वर्ब न केवल कार्य के होने का समय बताती है बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एक्शन, बल्कि ये वर्ब ही न केवल समय बताती है बल्कि ये कार्य के की स्थिति का भी अवलोकन करवाती है. अब दोनों बातों को हमें समझना है कि कार्य का समय क्या है और कार्य की स्थिति क्या है. समझाएंगे भी आपको. आई एम राइटिंग ए लेटर और आई वॉज राइटिंग ए लेटर. ध्यान से पढ़ें, इन दोनों सेंटेंसेस में 2 वर्ड ही अलग है. इन्हीं 2 वर्ड्स ने क्या कर दिया? टेंस चेंज कर दिया. क्या कर दिया? टेंस चेंज कर दिया. अब ध्यान से पढ़ेंगे, इन बातों का ध्यान रखें. ये दोनों जो वर्ड यहाँ पे है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. क्या है? हेल्पिंग वर्ब. तो हमने यहाँ पे ये समझा कि अगर हेल्पिंग वर्ब हम चेंज करते हैं तो टेंस चेंज होता है. 2 चीजें हैं, एक तो टेंस और एक टेंस के पार्ट. हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज की तो टेंस चेंज हो गए. यहाँ देखिए, ये आईएनजी है, ये भी आईएनजी है. अगर आईएनजी दोनों में है, इसका हम दोनों में क्या कॉन्टिन्यूस है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज की, इट मीन्स टेंस चेंज हो गया. आगे बढ़ते हैं. आई वॉच टीवी, इंडेफिनेट टेंस है, ये मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट ही है. कौन सा? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है. आगे देखें, पवन हैज वॉच्ड टीवी. अब हमने और कुछ चेंज नहीं, अब क्यों हमने वर्ब चेंज किए. यहाँ वॉच से क्या बना दिया? वॉच्ड बना दिया. ध्यान से पढ़ें, और नीचे वाले में वॉचिंग कर रहा हूँ. रमन इज वॉचिंग टीवी. देखो तीनों में मेन वर्ब चेंज हुई है, हेल्पिंग वर्ब तो हुई है, उसको एक बार इग्नोर कर दीजिए क्योंकि तीनों ही प्रेजेंट टेंस के हैं. है भी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, एजेएमआर भी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और ये डज का रूप है, ये भी प्रेजेंट टेंस की है. लेकिन मेन वर्ब चेंज हुई है, और जब मेन वर्ब चेंज होती है ना तो टेंस के पार्ट चेंज होते हैं. देखो, इंडेफिनेट पार्ट बना, परफेक्ट बन गया और कॉन्टिन्यूस बन गया. 2 चीजें सामने आई है, टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन. अब ध्यान दें, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या बताएगी? कार्य के होने का समय बताएगी. क्या बताएगी? समय. मतलब आई एम वॉचिंग टीवी, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये पास्ट को शो कर रहा है. सो हेल्पिंग वर्ब जो है वो टाइम ऑफ एक्शन बताती है. क्या बताती है? टाइम ऑफ एक्शन. अब यहाँ देखते हैं, आई वॉचेज टीवी, पवन वॉचेज टीवी, पवन हैज वॉच्ड टीवी, रमन इज वॉचिंग टीवी. ध्यान दें, यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमेशा टीवी देखते, इसका मतलब है, इसका मतलब वो टीवी देख चुका है, इसका मतलब वो टीवी देख रहा है. मेन वर्ब जो है वो क्या बताएगी हमें? वो हमें स्टेट ऑफ एक्शन बताएगी. स्टेट ऑफ एक्शन को समझिए कि काम की स्थिति. इस पहले वाले सेंटेंस में काम की स्थिति है, काम हमेशा होता है. दूसरे वाले के अंदर काम हो चुका है, तीसरे वाले में काम हो रहा है. मतलब काम की स्थिति क्या है? काम हो गया, पूरा हो गया, या होने वाला है, या रोजाना ये कार्य होता है, उस स्थिति का अवलोकन कराने के लिए मेन वर्ब का यूज किया जाता है. ध्यान रखें, पवन और टीवी सेंटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. पवन प्रेजेंट में पवन ही है, पास्ट में भी पवन ही रहेगा, फ्यूचर में पवन रहेगा, और नए टीवी फर्क पड़ेगा. सिर्फ 2 चीज ही हैं
जो टेंस को प्रभावित कर सकती है, जिससे सेंटेंस में हम टेंस का पता लगा सकते हैं। एक नंबर हेल्पिंग वर्ब है, 2 नंबर वो क्या होगी, मेन वर्ब होगी। इसी बात को समझना बहुत जरूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है टेंस के अंदर। बस एक बहुत बड़ा बाउंडर बना रखा है कि टेंस टेंस टेंस। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को पहचानिए, टेंस तैयार हो जाएगा। थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। हेल्पिंग वर्ब जो टाइम ऑफ एक्शन बताती है, मेन वर्ब जो स्टेट ऑफ एक्शन बताती है। इस बात को समझ लें, अगर इसको समझ लिया तो टेंस समझ में आ गया। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। 2 चीजें, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टाइम ऑफ एक्शन, मतलब हेल्पिंग वर्ब सिर्फ ये बताएगी काम कौन से टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 ही बताएगी। और मेन वर्ब बताएगी कौन सा पार्ट है, काम कंटिन्यू है, परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यू है, या इंडेफिनिट है। ये चीज मेन वर्ब बताएगी। तो दोनों चीजें अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस में क्या फर्क है ना। टाइम एंड टेंस आर द 2 एस्पेक्ट ऑफ ए कॉइन। टाइम और टेंस जो है ना, एक सिक्के के 2 पहलू है। जैसे एक रुपया होता है, एक तरफ हेड होता है, टेल होता है ना। दोनों में क्या डिफरेंस हम पढ़ेंगे। दीपावली फॉल्स इन नवंबर नेक्स्ट ईयर। यहाँ देखिए, अगर हम इसको देखते हैं तब तो हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर है। क्या है ये, फ्यूचर है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कहाँ है, फ्यूचर की ओर इंगित कर रहा है ना। यही चीज हमें समझाएगी, टेंस की परिभाषा और समझा देगी ये वर्ड, ये इतनी सी बात। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या, डज का रूप है। डज का है ना, क्योंकि एस लगा, डज लगा है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये क्या, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हमने टेंस की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें हम प्रेजेंट टेंस करें या फ्यूचर टेंस करें, क्योंकि काम तो होना है फ्यूचर टेंस में, वो वर्ब आ रही है प्रेजेंट की, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। ध्यान दें, टेंस जो होता है वही होता है जो मेन वर्ब होती है। ये ध्यान दें, मेन वर्ब जो है वही टेंस है। तो यहाँ मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस की, तो इसका टेंस प्रेजेंट होगा। तो फिर टाइम, इसका टाइम जो है फ्यूचर होगा। इसका क्या होगा, टाइम फ्यूचर होगा। ऐसे सेंटेंस तब लिखे जाते हैं जब कोई काम होना तो फ्यूचर में है, लेकिन उसका प्लान बन चुका है। जैसे यूनिवर्सिटी की डेट शीट जारी हो जाती है, तो डेट शीट तो फ्यूचर के लिए होती है, लेकिन जो काम पहले से डिसाइड हो चुका है कि इतनी तारीख को इतने बजे यहाँ होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो उसे हम प्रेजेंट में लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो काम, उस काम का स्थायित्व आ चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब स्थायित्व आ चुका है। आगे हम और पढ़ते हैं। आर प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आर माई विलेज नेक्स्ट मंथ। अगर इसको देखते हैं तो फ्यूचर है, लेकिन विजिट्स क्या आ गया, प्रेजेंट आ गया। तो यही है, टाइम फ्यूचर, टेंस प्रेजेंट। टेंस प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि इसकी वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, और जो वर्ब होती है वही टेंस होता है। सुनील इज गोइंग टू परचेज ए न्यू कार। सुनील एक नई कार खरीदने जा रहा है। सो इज प्रेजेंट, देखो इस आईएनजी दे करके, गोइंग को से दे करके ये मत समझना कि प्रेजेंट है, नहीं। सुनील इज गोइंग टू परचेज न्यू कार, यहाँ ये मतलब नहीं है कि सुनील कार खरीद रहा है, नहीं, सुनील कार खरीदने जा रहा है। इट मीन्स काम तो फ्यूचर में है, खरीद तो नहीं रहा है ना, खरीदने जा रहा है। हो सकता है कि वो अब खरीदे, या उसका प्लान हो 1-2 मंथ में खरीदे, लेकिन काम तो कुल मिलाकर के फ्यूचर में हो रहा है ना। तो ध्यान रखें। रवि इज अबाउट टू डिलीवर स्पीच। रवि स्पीच डिलीवर करने वाला है, कर नहीं रहा है। एक ये होता है कि रवि इज डिलीवरिंग स्पीच, तो उसका मतलब स्पीच दे रहा है, प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है ना, लेकिन ये तो फ्यूचर का है। तो ध्यान रखें, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, इनका टेंस तो प्रेजेंट है, लेकिन मीनिंग इसका फ्यूचर है। आई एम टू कॉल यू राइट नाउ। मैं आपको अभी कॉल करने ही वाला हूँ। तो जब भी ऐसा होता है तो ये प्रेजेंट टेंस और टाइम फ्यूचर हो जाएगा। पढ़ते हैं तो 2 चीज़ें सामने आई है। वर्ब जो होती है वो टेंस बताती है, टाइम, इन सब का टेंस प्रेजेंट होगा, इन सब में टाइम फ्यूचर का है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखें, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। देर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। सबको पता है कि 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। सभी टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यही बात मैं अगर फ्यूचर की करूं तो फ्यूचर इंडेफिनिट, या जो भी सिंपल आप बोलते हैं, पास्ट, नॉट पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल जो भी आप बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ध्यान रखें, ये मैंने आपको बताया है कि टेंस को बताने के लिए ओनली हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। तो फिर बताइए उसके पार्ट को बताने के लिए क्या होगी? इसके पार्ट को बताने के लिए मेन वर्ब होगी। क्या होगी? मेन वर्ब होगी। अभी हमने पहले पढ़ा ही था। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप सिंपल भी बोल सकते हैं, इसमें कोई भी खामियाबी नहीं है, कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं है कि आपने इसको सिंपल क्यों नहीं बोला। ये आपकी मर्जी है कि आप इसे क्या बोलते हैं। मैंने इंडेफिनिट इसलिए दिया क्योंकि मैं इस इंडेफिनिट वर्ड के माध्यम से कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। सो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सेंटेंस दैट इज यूज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल फैक्ट और ट्रूथ। ध्यान दें, कोई भी सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्रेस करता है या फैक्ट एक्सप्रेस करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसी कोई बात जो पूरे संसार में सही मानी जाती है। जैसे मैं कह दूं 2 और 2 4 होते हैं, तो 4 ही होते हैं, चाहे आप अमेरिका में जाके काउंट करें, चाहे आप इंडिया में करें। समझ गए होंगे। मैं कह दूं कि त्रिभुज के 3 कोणे होते हैं, या त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग जो होता है 180 होता है, तो होता ही है। आप मर्जी वैसे एंगल बना लो, उसे कहीं पर जाकर के बना लो, उसके तीनों एंगल का जो एड जो है, सम जो है 180 ही होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। बर्फ पानी पर तैरती तो तैरती है। आगे बढ़ते हैं। हैबिचुअल, आपकी कोई भी आदत, ध्यान दें, अगर है तो वो इसी टेंस में लिखी जाएगी। ध्यान रखें, आदत प्रेजेंट में होनी चाहिए, और अभी तक आपने उसको बंद करने या चालू करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी वो वैसी है जो कल थी। अगर आपने आदत चेंज करने का अगर आज निर्णय ले लिया तो वो प्रेजेंट में नहीं लिखा जाएगा। जैसे आप ये कह दो कि मैं आज से चाय पीना बंद कर दूंगा, तो ये आदत आपकी चाय पीने की है, लेकिन ये प्रेजेंट में नहीं आएगा, ये कोई और टेंस में चला जाएगा। ओके, फ्यूचर में चला जाएगा। आदत वो जो आपकी आज तक थी और आगे भी वैसे ही रहेगी जैसी आज तक थी, तो वो इसी में लिखी जाएगी। रेगुलर एक्टिविटी जो काम है रोजाना होते हैं। प्रोवर्ब्स, कहावतें, ना से जाने आंगन टेढ़ा, है ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना, इस तरह से। तो ये जो इतनी चीजें हैं, ये इतनी चीजों का ही ध्यान रखना है, और कुछ है ही नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स ये सब इतनी चीजें। यूनिवर्सल फैक्ट कहीं पर भी आए, सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस में लिखा जाएगा और कहीं नहीं लिखा जाएगा। मैं आपको टेंस में ऐसे ही कंसेप्ट दूंगा जो यूनिक होंगे। यूनिवर्सल फैक्ट से कोई भी ले आए हो आप, वो सिर्फ इसी टेंस में लिखा जाएगा। हैबिचुअल एक्शन सिर्फ इसी टेंस में लिखा जाएगा और कहीं जगह नहीं है। रेगुलर एक्टिविटी, प्रोवर्ब्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिखे जाएंगे। आगे हम इनके एग्जाम्पल भी करेंगे। एक चीज और यहाँ समझिए आप, इंडेफिनिट का मतलब एक होता है वर्ड डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, है ना। इंडेफिनिट ऐसा कोई कार्य है जिसके फिनिश होने का टाइम का हमें पता नहीं हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। ध्यान दें, फिनिशिंग टाइम ऑफ एन एक्शन इज इंडेफिनिट। जैसे मैं कह दूं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, अब क्या हमें पता है कि सूर्य कब से पूर्व में उदय होना बंद हो जाएगा? नहीं है। मतलब सूर्य के पूर्व में उदय होने का जो टाइम जो है ना, कोई फिनिश होने वाला ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी कार्य जो जिसके फिनिश होने की संभावना ही नहीं है ना, जो कभी बंद होने की संभावना ही नहीं रखता है, उसे इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस बात को ही गांठ बना करके रखें और इसी वर्ड से पता चलेगा। अब मैं बताता हूँ आदत पर। आप जैसे कहते हो कि मैं चाय पीता हूँ, तो मैं चाय पीता हूँ, इससे ये इंगित होता है कि आप ये चाय पीना आपकी आदत है और आपने अभी इसको बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। इट मीन्स ये हमेशा ऐसे ही चलेगी। ओके। रेगुलर एक्टिविटी, जैसे आप कह दो कि मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ, तो रोजाना अखबार पढ़ता हूँ का मतलब आपकी आदत है और आपने अभी तक इसको बंद करने का कोई डिसीजन नहीं लिया है। सो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेज है वो इसी टेंस में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान दें, हमने ये तो सीख लिया टेंस भी हमें आता है। हमें समस्या कहाँ आती है कि हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो हम सोल्व नहीं कर सकते। उसका मैं एक साथ जादुई ट्रिक बताऊंगा कि आप है ना, आपका टेंस का एक भी क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। मैं दावा करता हूं कि रॉन्ग हो जाए अगर इनसे जो मैं रूल्स यहाँ बताऊंगा, अगर उनसे कोई क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरे पास क्वेश्चन ले और मैं बिल्कुल 100% लॉजिक के साथ में उस क्वेश्चन को सोल्व करके बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में ये आंसर है तो सिर्फ इसलिए है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए लॉजिक होता है,
ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी क्वेश्चन बिना लॉजिक का नहीं आता। अगर कोई क्वेश्चन बिना लॉजिक आता है तो उस क्वेश्चन को डिलीट करना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको सही कर दें। कोई भी क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, दो आंसर नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान रखें। तो इन चीज़ों को जानने के लिए कि आंसर क्या है, इसके लिए हमें क्या याद करना है, सभी टेंसेज की एडवर्ब लर्न करनी, वो टाइम वाली, ऐसा वर्ड जो टाइम को इंगित करता है। अगर वो हमें सभी टेंसेज की मैं बताऊंगा, कुछ वर्ड्स हैं जो उसी टेंस के लिए काम में आते हैं, अगर वो आते हैं तो वो सिर्फ उसी टेंस का होगा। आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। अभी हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एडवर्ब होती क्या है। The word that expresses time limit of an action is known as the adverb. कोई भी शब्द जो किसी कार्य के होने के समय को इंगित करता है। जैसे मैं कह दूं कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो टुमारो जो है वो इंगित कर रहा है कि मैं फ्यूचर का है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने कल गाड़ी खरीदी थी, तो कल गाड़ी खरीदी थी, यस्टरडे जो वर्ड आया है ये पास्ट को बता रहा है। जैसे मैं कह दूं कि मैं रोजाना चाय पीता हूं, रोजाना जो डेली वर्ड है ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, जो कार्य के होने के समय के बारे में बता रहा है। अगर ऐसा कोई वर्ड आता है तो निश्चित तौर पर वही टेंस होगा। इस बात का ध्यान रखें। अब हमें ये पढ़ते हैं कि एडवर्ब होती कौन कौन सी, हमें क्या करना है ना। तो हमें क्या करना देख लीजिए। अगर कहीं पर भी ऑलवेज आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा और कोई नहीं होगा। आप 100% कंफर्मेशन के साथ में कर सकते हैं। एक जगह और आता है उसके लिए अलग पहचान है, ध्यान रखें, लेकिन ऑलवेज जो है वो इसी में आएगा। ओफन आ जाए, ओफन मतलब प्राय होता है। यूजुअली आ जाए, इसका मतलब यूजुअली जो सामान्यतः होती है। रेगुलरली, जनरली, सेल्डम, समटाइम्स, एवरी डे, ध्यान दे इस वर्ड को पढ़ें। एवरी, वंस, ट्वाइस, थ्राइस प्लस टाइम वर्ड लिखा है मैंने। क्या लिखा? टाइम वर्ड। जैसे ऐसा आ सकता है एवरी डे, एवरी वीक, है ना, वंस ए वीक, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ, आई टेक टी ट्वाइस ए डे, है ना, थ्राइस ए डे, थ्राइस ए मंथ, है ना, मैं मंथ में 3 बार स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल थ्राइस ए डे, थ्राइस ए ईयर या थ्राइस ए मंथ। तो अगर यदि इन शब्दों के साथ में, इन्हीं शब्दों का ध्यान रखें, यदि इन वर्ड्स के साथ में टाइम वर्ड आता है तो वो ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किसी भी तरह सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। 100%, 100% के साथ मैं दावा कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम। वाई एडवर्ब ऑफ टाइम, हमें एडवर्ब टाइम की क्यों जरूरत पड़ती है। देखिए एक ये सेंटेंस है, पवन वॉच टीवी। अगर ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आ जाए, कभी आएगा नहीं, आपके जीवन में कभी आएगा ही नहीं, ये मेरा दावा है, कभी आ ही नहीं सकता। अगर आता है तो इसके 12 आंसर हैं। मैं ये कह दूं आई पवन वॉचेस टीवी, पवन टीवी देखता है, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? टीवी, पवन इज वॉचिंग टीवी, पवन टीवी देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही है। पवन हैज वॉच्ड टीवी, पवन टीवी देख चुका है, तो वही अर्थ आ रहा है। पवन वॉच्ड टीवी, पवन ने टीवी देखी थी, पवन वॉज वॉचिंग टीवी। इस तरह से इसके 12 आंसर हो सकते हैं। कितने आंसर हो सकते हैं? और एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जिसका ओनली 1 आंसर होगा। क्या होगा? उस 1 आंसर का पता कैसे लगाएं, इसके लिए मैं अभी आपको बताता हूं। यही सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान दें। पवन डेज वॉच टीवी डेली। अब ये वर्ड आ गया ना, ये डेली। अब ये वर्ड ये डिफाइन कर देता है कि ये काम प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। डेली का मतलब रोजाना, रोजाना मतलब रेगुलर एक्टिविटी, और जब रेगुलर एक्टिविटी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या आ जाएगा? वो चीज आ जाएगा। यहाँ इसके आंसर 12 थे, यहाँ इसका ओनली 1 आंसर, दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता, किसी भी एंगल में नहीं हो सकता, सिर्फ क्योंकि डेली वर्ड आ गया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पवन वॉचेस टीवी नाउ, अब ये नाउ वर्ड आ गया। अब पवन अब टीवी देख रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नॉट इंडेफिनिट। पवन डेज वॉच टीवी यस्टरडे, अब यस्टरडे आ गया तो पास्ट का है, तो पास्ट का आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट, तो पवन वॉच टीवी यस्टरडे। अभी देखिए जिस क्वेश्चन के आंसर 12 थे उसका 1 आंसर आ गया है। ये क्यों आ गया है? ये सिर्फ इसी वजह से आ गया है। आपको ये चीज़ लर्न करनी पड़ेगी। यदि आप टेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करना चाहते हैं तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो मैंने पिछली वाली स्लाइड में दिखाई थी उसको आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज टेंस को पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। आप आज ही पढ़ना बंद कर दें, और ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जो आपको ये चीज़ सिखा दे। सिर्फ एक ही मेथड है कि आप उस टेंस की पहचान को नोट करें। आगे हम पढ़ते हैं। यस आई हैव अंडरस्टूड, ओके नाइस, ओके।
अब हम पढ़ते हैं, हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग, अभी जनरल अंडरस्टैंडिंग पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इस टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज, डू और डज। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं अभी बताता हूँ, रुकिए एक बार। डू का यूज आई वी यू दे के साथ होता है, या प्लूरल नाउन के साथ होता है, या प्लूरल प्रोनाउन के साथ होता है। आई आता है तो प्लूरल माना जाएगा, वी है तो प्लूरल है, यू है तो प्लूरल है, दे है तो प्लूरल है। प्लूरल नाउन का मतलब बॉयज आ गया, टीचर्स आ गया, गर्ल्स आ गया, बुक्स आ गई। अगर ये नाउन के रूप में आते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं, अगर ये नाउन के रूप में आते हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे और इनके साथ में डू का यूज होगा। क्या होगा? डू का यूज होगा। आगे देखें, डज, सी आ जाए या ही आ जाए, इट आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, सिंगुलर प्रोनाउन आ जाए, तो डज ही आएगा। क्या आएगा? डज ही आएगा। अब ध्यान दें, अब डू और डज जो है ना, मैं भी एक बार चीज़ को हाइड करता हूँ। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ, ये देखो, तो ये क्या है? डू ही तो है। ये दोनों एक ही वर्ब है। अब होता क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में जो बेसिक जो फ़र्क है वो समझ लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो ओरिजिनल वर्ड जो होता है, जो मूल शब्द जो होता है, जो डिक्शनरी का मूल शब्द, जैसे गो एक शब्द है, तो मूल जो वर्ड है वो हमेशा प्लूरल होता है, हमें उसको सिंगुलर करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ वर्ब की, बात कर रहा हूँ वर्ब की, नाउन की नहीं। नाउन ओरिजिनली सिंगुलर होता है। जैसे बुक से बुक्स बनती है, गो से गोज बनता है। यदि वर्ब में एस और ईएस ऐड होता है तो वर्ब बनेगी सिंगुलर। जैसे बन गया ना डू से डज, डज बनते क्या हुआ? डज बनते ही ये सिंगुलर बन गया। डू क्या है? प्लूरल है। ध्यान दें, तो यही बात को मैं समझाना चाह रहा था कि ये डू जो है ये नथिंग एल्स, डज जो है नथिंग एल्स ओनली डू है। डज इसलिए लिख दिया क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए इसको ऐसा कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो थंब अप करें। आगे बढ़ते हैं। अब मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब यहाँ 2 यूज हो जाएगी, या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या फिफ्थ फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? जो मेन वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है, गो है, टीच है, रन है, वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और अगर इसमें हम एस और ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। अभी हम पढ़ते हैं, तो यहाँ देखें, फर्स्ट फॉर्म का यूज सिर्फ प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ में होगा। फिफ्थ फॉर्म, अब ये डू जो है ना फर्स्ट फॉर्म है, वो डज जो फिफ्थ फॉर्म है, क्योंकि डज गो का ही तो रूप है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में होता है। देखते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ। नहीं, फर्स्ट नहीं, फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म तब बनेगी जब आप फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस ऐड कर देंगे। जैसे गो है वो फर्स्ट फॉर्म है, गोज फिफ्थ फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म है, डज फिफ्थ फॉर्म है। तो जब वर्ब में एस और ई एस ऐड कर लेते हैं तो फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, अदरवाइज वो क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म रहती है। अब ये क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज प्लूरल इन इंग्लिश। ध्यान दें, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इंग्लिश में जो फॉर्म है ना वो हमेशा प्लूरल ही होती है। मैं नाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, नाउन सिंगुलर होता है। मैं बात कर रहा हूँ वर्ब की, वर्ब हमेशा प्लूरल ही होती है। ये प्लूरल बनती कैसे है? मैंने बताया 2 चीज़, एस या एस। अब हमें ये पता करना है कि कब मुझे एस लगाना है और कब मुझे ई एस लगाना है, ये बताएंगे। टू मेक वर्ब सिंगुलर, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वी ऐड ई एस। क्या करते हैं? ई एस करते हैं। दैट्स लास्ट लेटर इज। यदि लास्ट लेटर एस हो या एस एच हो या सी एच हो या एस एच हो या डबल एस हो, ओ हो, एक्स हो, तो उसमें ई एस जुड़ेगा। बाकी जितने भी वर्ब है उनमें हमेशा एस जुड़ेगा। जैसे मैं बात करता हूँ वॉश की, WASS वॉश धोना, तो उसमें ES जुड़े क्योंकि SS आया हुआ है। मैं बात करता हूँ गो की, O है इसलिए O आया ना, O है इसलिए क्या आएगा? ES आएगा। मैं बात करता हूँ रन की, तो ओनली एस आएगा क्योंकि रन में एन कभी आता ही नहीं ऐसा। इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, ध्यान रखते हैं। आगे देखें, अब हम सेंटेंस लर्न करना सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान दें, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, जो सिंपल सेंटेंस है जिसमें नेगेटिव फीलिंग नहीं है। मैंने ये अफर्मेटिव सेंटेंस अलग से पढ़ाया है। जो इस चैनल पर भी नए हैं उनसे निवेदन है कि मेरा एक बेसिक लर्नर का एक वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें, कॉमन चीज़ें पढ़ाई हैं जो टेंस को लर्न करने से पहले के लिए ज़रूरी है। बेसिक आइडिया उसको देखें, उसमें ये भी दिया हुआ है। सब्जेक्ट है, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस में हमेशा आएगा। अब इसमें डायरेक्टली क्या आ गई? मेन वर्ब आ गई। एक्चुअली यहाँ हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी। मैं अभी बताऊंगा
हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि टेंस को पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट आगे, अदर आगे, पढ़ते हैं। पवन वॉचेज टीवी, पवन टीवी देखता है। पवन क्या है, सिंगुलर है, और मैंने बताया था कि इंग्लिश में वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डू प्लूरल है तो इसमें क्या करेंगे, ईएस ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एस या ईएस। या ईएस ऐड इसलिए हुआ क्योंकि इसके लास्ट में क्या सीएच है, तो ये ईएस ऐड करते ही क्या बन गया, डज बन गया। ध्यान दें, अभी मैंने यहाँ समझाया भी है। अगर ये तो डू है, जिस वर्ब में कुछ नहीं लगा है वो डू का फॉर्म है, वो क्या है, डू का है। जिस वर्ब में एस या ईएस लग गया वो डज बन गई। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, क्योंकि ईएस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब डज है। क्या है वो, डज। इसमें नीचे वाला सेंटेंस देखिए, वी रीड न्यूज़पेपर डेली, तो यहाँ देखो कुछ नहीं, जब वर्ब में कुछ नहीं इसका मतलब डू है। हम अपने इस विचारधारा को नोटिफाई कैसे करेंगे, अभी मैंने पीछे वाले स्लाइड में बताया था कि डू का यूज आई के साथ में होता है, वी के साथ में होता है, यू के साथ में होता है, दे के साथ में होता है, या प्लूरल नाउन के साथ में होता है। अगर ऐसा आता है तो वो क्या है, डू है। क्या है वो, वर्ब में जब कुछ नहीं है तो वो डू है, और कुछ है एस या एस दोनों में से एक तो डज है। आगे पढ़ते हैं। सुमन राजेश सिंह है सॉन्ग, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें डज है। क्यों, क्योंकि यहाँ दो आदमियों का वर्णन होता है तो हमेशा प्लूरल मानी जाती है। आई एंड यू ऑफन प्ले क्रिकेट, यहाँ भी दो है ना, मोर देन टू हो सकते हैं तो प्ले आएगा। रोहित प्रिपेयर्स टी फॉर अस डेली, तो यहाँ डेली है तो प्रेजेंट डेफिनेट, यहाँ रोहित है। रोहित क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ डज आता है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा ये इसका क्या मतलब होता है। मैंने बहुत अच्छी तरह से बहुत धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन किया है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी मैंने बताया रीड में कुछ नहीं, इसका डू है, सिंग में कुछ नहीं, इसका डू है, लेकिन प्रीपेस में एस लगे इसका डज है, क्योंकि जब ओरिजिनल वर्ब में एस या एस लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो डज का रूप बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस और आगे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। यस, पढ़ना शुरू कर सकते हैं आप, है ना। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। समन कॉल्स मी, तो इस एस का मतलब क्या है, डज है, समझ में आ गया होगा। सन साइंस इन द ईस्ट, देखिए ये क्या हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है, क्योंकि डज आया है, एस आया है। द बिग बेकर एट स्ट्रेंजर, है ना। द बिग, ये बिग ने होकर के डॉग हो गया, कुछ और होगा, कुछ वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है ये तो, लेकिन यहाँ क्या है, एस या एस है, तो ये क्या होगा, डज होगा। ट्रीज ड्रॉप, ट्रीज अपने आप में प्लूरल एस लगा है, इट मीन्स वह भी प्लूरल आएगी। इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक फंडा है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ट्रीज ड्रॉप दे लीव्स इन ऑटम, तो ट्रीज प्लूरल है इसलिए ड्रॉप आया है। अगर मैं ट्री लिखूं तो ड्रॉप्स आएगा। बी सिट, बीज देखो यहाँ प्लूरल आया है तो इसलिए डू आया है। सिट इन द डर्टी थिंग्स। ओ लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, ध्यान दें, इज डेंजरस थिंग्स, इज आ गया है, इज प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है। आवर एग्जाम स्टार्ट्स इन मार्च नेक्स्ट ईयर, हमारे एग्जाम नेक्स्ट ईयर मार्च में शुरू होंगे। तो ध्यान दें यहाँ क्या आया है, एस है, इसका मतलब ये डज है। डज का मतलब ये जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है। हियर कम्स ए बस, यहाँ एक बस आती है तो यहाँ हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया अलग, आप इनको देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अभी तक जो आपने सीखा है उसके 10 सेंटेंसेस तैयार करने हैं। कौन से, सिर्फ सिंपल सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने अभी तक पढ़े हैं उनको यहाँ लर्न करना है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।